इस मुल्क में गूंज है ओपन एंड शट केस की। हर केस जो होता है वो ओपन एंड शट केस होता है, लेकिन हमारी इस तरह जो है इस ओपन एंड शट केस की शायद वो नहीं है जो डिक्शनरी में होती है, जो हम समझते हैं कि ओपन एंड शट केस होता है वो जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है और कौन सा जुर्म हुआ है और कौन सा जुर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ओपन एंड शट केस का मतलब होता है पाकिस्तान में कि कौन सा केस कब ओपन कर दें और कब शट कर दें, आपकी मर्जी होती है। हसन नवाज साहब ने अपनी प्रॉपर्टी बेची हाइड पार्क 1, और वो प्रॉपर्टी टाइकून्स ने जिन्होंने उससे खरीदी, उसके हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब तहकीकात की तो 190 मिलियन पाउंड केस की मनी लॉन्ड्रिंग नजर आई। वो रियासत को वापस भेज दिया, उसके बाद रियासत ने अदालत में जमा करा दिया। फिर इमरान खान साहब ने एक ट्रस्ट बना लिया, उसके बाद बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं, और उसके बाद वहाँ पर इस्लामी तालीमात दी जाती हैं और अब इस्लामिक टच दिया जा रहा है इस पूरे मामले को कि क्या लोगों को फिक्र हो रही है कि क्योंकि खान साहब के अकाउंट में तो 1 पाउंड भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, नासिर जावेद राना साहब 3 दफ़ा मौखर कर चुके हैं फैसले को। कल तो वो 8:30 बजे अदालत लगाकर बैठ गए थे अडियाला में, लेकिन हुआ ये कि बकौल अज़मा बुखारी साहबा के इमरान खान साहब की आंख नहीं खुली। मतलब इंसान एक जेल में बैठा हुआ है और अगर उसको ये मालूम है कि उसको समन किया जा रहा है तो वो क्या उसकी आंख नहीं खोली जा सकती? क्या वो इतना ही अपनी मर्जी करने का हामिल है इन जेल? ये बातें ज़रा समझ से बाहर है। लेकिन इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वो बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि क्या जज साहब आ गए हैं, उन्होंने कहा जी जज साहब आ गए। उन्होंने कहा मेरे वकीला आ गए हैं, तो उन्होंने कहा आपके वकीला अभी तशरीफ नहीं लाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मुझे बुलाया जाए और मेरे वकीला आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन एक पूरा हमारे यहाँ हमने देखा नेशनल असेंबली में, सेनेट में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चीखम पुकार हो रही थी 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर। बार बार बात हो रही है, लगता है जैसे फैसला तो इन्होंने ही करना है, इन्होंने अदालत लगा के, मुद्दई भी खुद हैं, जज भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं। हुकूमत हमारी ये भूल गई है कि शहजाद अकबर साहब भी यही कहानियां हमें सुनाया करते थे। अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स पीछे छोड़ दिए उन्होंने। कितने कितने लंबे केसेस थे, कौन सा पापड़ वाला, कौन सा पान वाला, कौन सा शहबाज शरीफ साहब का ड्राइवर, तो कौन सा पियन जिसके नाम पर अकाउंट्स हैं करोड़ों के। वो तमाम तर चीज़ें हम अभी तक नहीं भूले, लेकिन शहजाद अकबर साहब शायद हमें भी भूल गए हैं और हम भी उन्हें भूलना ही चाहते हैं। लेकिन क्या करें, शहजाद अकबर साहब का नाम इसमें ज़रूर आता है क्योंकि वो डिग्गी में जो प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खड़े होकर क्या उन्होंने डिग्गी में डाला था। और ऑफकोर्स ऑडियो लीक्स के हिसाब से 5 कैरेट की अंगूठी मांगी गई, क्या वो वाकई मिली या नहीं मिली। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो ली गई जिस पर ये जो स्कूल है या दीनी तालीमात के लिए, ये किस तरह हासिल किया गया। लेकिन इस तमाम तरह इस जो पूरा एक हमने देखा कि इंडाइटमेंट हुई फरवरी 27 2024 को, उसके बाद इसको जब एंड हुआ ये केस तो ये दिसंबर 3 2024 को, और उसमें 9 बजे तक रात तक ये समन चलता रहा। उसके बाद इसको कहा गया कि जनवरी 6 को हम इसको अनाउंस कर देंगे, फिर 13 को, फिर अब कहा जा रहा है कि 17 को अनाउंसमेंट हो जाएगी इस फैसले की। और कल जज साहब ने कहा कि फैसला मेरे पास है, मैंने लिख लिया है और मैंने साइन भी कर दिया है। तो फैसला तो लिख लिया गया है, लेकिन क्या है फैसले वो हमें देखना बाकी है। लेकिन एक झलक आपको आज दिखाते हैं शिवली फराज साहब की पहले, और जाहिर है जो उनको जवाब दिया एहसन इकबाल साहब ने, जरा सुनिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो आते हैं हर दफा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूं 2010 का, आपको मैं विजन देता हूं 2025 का, आपको मैं विजन देता हूं कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गीदड़ भी नहीं रहा। वो हमने बहुत विजन देख लिए हैं, हमने जहां पे मुल्क को पहुंचा दिया। आप सिर्फ तकरीरें करते रहे और इमरान खान आपके असाब पे चढ़ा हुआ है। मेरे बारे में इन्होंने फरमाया कि ये चूरन देते हैं। हाँ, मुझे फख्र है अगर मैंने विजन 2010 दिया, विजन 2025 दिया, अगर उड़ान पाकिस्तान पे काम किया, इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब भी देखते हैं और उसकी तरक्की पर अमल भी करके दिखाते हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो पाकिस्तान को बर्बाद करें, सी पैक को बर्बाद करें, पाकिस्तान की तरक्की को बर्बाद करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कल पेशावर में मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। आज भी एक स्टेटमेंट आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत है तो सियासत है, और ये जो खलीज पैदा की जा रही है बिटवीन द आर्मी एंड इट्स पीपल, ये जो है, ये जो बाहर बैठे हुए बैरून मुल्क ये वो कर रहे हैं। अब ये कौन कर रहे हैं हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है हामिद खान साहब, वकील भी हैं, PTI के बहुत रिनाउंड लीडर भी हैं। सबसे पहले हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया
आपने वक्त निकाला। लेट्स जस्ट कम टू द 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको बार बार कहा जा रहा है ओपन एंड शट केस। ऐसे मैंने इस्तेलाह आपके लिए जिस तरह हुई कि ओपन, जब चाहे कुछ ओपन कर लो, जब चाहे कुछ शट कर लो। एक हसन नवाज का केस भी था, एक मरियम नवाज भी ट्रस्टी बन गई थी, जिसके बाद हसन नवाज ने डिनाई कर दिया था कि उनकी तो कोई उनके पास ऑफशोर कंपनीज हैं। तो ये तमाम तर मामलात हुए। हसन नवाज साहब फिर बैंकरप्ट भी हो गए, उनके खिलाफ जो चल रहा था केस वो भी बंद कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस अभी तक, खैर अभी तक शट नहीं हुआ है, लेकिन इसका अभी तक फैसला भी नहीं आया है। इस पर आप क्या कहिएगा कि ये जस्टिस जो नासिर राना साहब हैं, क्या ये किसी प्रेशर के हवाले से नहीं दे रहे हैं? आपकी क्या इस पे क्या आपके क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, बात ये है कि ये केस जो है इसका फैसला करना ये जज का काम है, जिसके ऊपर यकीनी तौर पर दबाव उन्होंने डाला हुआ है और फैसले को ले किए जा रहे हैं। इनका असल मकसद जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि जितना अरसा इमरान खान साहब को कैद में रख सके रखे, किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई झूठा केस खड़ के, कोई ना कोई, जिसको आपने कहा ना ओपन शट केस, ये बिल्कुल गलत बात है। और इस केस में कोई ऐसी बात है ही नहीं, कोई जुर्म बनता भी नहीं है, और ये सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, उनको विक्टिमाइज करने के लिए और इस तरह से मामलात को उलझाने के लिए और लंबा करने के लिए हो रहा है। अच्छा सर, ये हमारे पास वो बार बार नैब कहती है कि हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन एनसीए से जो बात हुई, जो शहजाद अकबर साहब थे उस वक्त के एसिड रिकवरी यूनिट के हेड भी थे, और वो तमाम तर मामला चला रहे थे और लूटी हुई रकम वापस ला रहे थे। जो लूटी हुई रकम 190 मिलियन पाउंड के जो मिली, उसके बाद कहा जाता है 171 पाउंड आए और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन ये जो बिजनेस टाइकून है जिन्होंने वो हाइड पार्क 1 खरीदा, ना उससे कोई जिरा हुई, ना उसको इन्वॉल्व किया, क्या वो पार्टी नहीं है इस केस में? आपको लगता है ये मतलब प्रोसिक्यूशन ने उनको बिल्कुल ही माइनस कर दिया? देखिए, ये सारी बात मनगढ़ंत है। आपके सामने आपने जो बात कही है बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि वो 100 मिलियन पाउंड जो आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गए हैं, किसी की जेब में नहीं गए, इमरान खान के पास नहीं गए, किसी के पास नहीं गए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जमा हो गए। अगर इनका मौक़िफ़ है कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने चाहिए थे, हुकूमत की ट्रेजरी में होने चाहिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अप्लाई कर दे, उन्हें जाके कहें कि भाई ये पैसे आप रिलीज करके हमें स्टेट ट्रेजरी में डाल दें। इसमें इमरान खान साहब क्या कसूर है? वो पैसे हैं वो तो अकाउंट फॉर हो रहे हैं, और खान का एक ढकोसला बनाया हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और उसको अजीब तरह से कनेक्ट किया जाता है मलक रियाज से कि मलक रियाज से कोई फेवर की गया है। वो ये फेवर किया गया होता तो पूरे 190 मिलियन पाउंड जमा कैसे होते सुप्रीम कोर्ट में? और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी बनाई गई है कि जाती मफाद तक किसी ने हासिल नहीं किया, उससे एजुकेशन प्रमोट हो रही है। उन्होंने कोई लंदन में फ्लैट तो नहीं खरीदे या कोई और जायदाद तो नहीं बनाई, उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की है जिसका आम लोग को फायदा है, पब्लिक को फायदा है। ठीक है, लेकिन हामिद खान साहब फिर भी ये बात तो है ना, कुछ इरेगुलरिटीज तो है कि काबीना में बद लिफाफा ले आना, क्योंकि उस वक्त शीरी मजारी ने भी इस पर बहुत शोर डाला था, फैसल वाडा साहब भी बोले थे, शेख रशीद साहब भी आके टीवी चैनल में बता रहे थे कि हमें नहीं बताया गया कि उसके अंदर क्या है। तो ये मशकूक तो उस वक्त से हुआ जब ये काबीना में आया और ये इसको लिफाफे को बगैर खोले हुए दस्तखत दिए गए, अप्रूवल लिया गया। उसके बाद ठीक है, जिस तरह से भी मामलात हुए, जैसे भी वो जमीन मिली, उसमें जो ऑडियो हमें लीक्स मिली है, उससे तो साफ जाहिर है कि कोई डील तो हुई है कि इनके जो ब्लैक मनी है उसको माफ कर दिया जाए या कम से कम इनके ऊपर कोई केस ना बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या इमरान खान साहब अकेले हैं, या आपको याद होगा कि फैज हमीद साहब भी दौड़ दौड़े गए थे इनको बचाने के लिए, टाइकून साहब को? इसमें कोई भी अकेला नहीं है, बड़ी वाज़ेह है कि ये पैसे थे और वो आ गए पाकिस्तान। सर तो ये मुतालबा जो है, नहीं मैं कह रही हूँ कि पर आपने ये तो गलत बात हुई ना सर, आप बंद लिफाफे में आपने क्यों अप्रूव करवाया? ये खान साहब की गलती नहीं है? देखिए, ये मामला जो है ये अदालत में है, मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि वहां पर कोई कंडीशनैलिटी होगी,
ये केस मैं हैंडल नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो मोटी बात आपने की थी उसका मैंने जवाब दिया है कि जो अमाउंट इन्होंने कहा है कि ये अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, वो अमाउंट उन्होंने अपने पास नहीं रखी या अपने किसी मफाद के लिए रखी, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा। सर, हुकूमत के लिए मुतालबा करना सुप्रीम कोर्ट से नहीं सर, ये मुतालबा कर सकती है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे पैसे हमें वापस दे? मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर कि हुकूमत कैसे वापस ले पैसे? कि पैसे तो पड़े हैं ना, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आया वो अपने पास रखना चाहती है या हुकूमत को देना चाहती है। यह हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामला है, इसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ये जो बताए ये कि ये जो बार बार मौखर कर देने से फैसले को, ये जो बार बार बारीक बीरी हो रही है कि ये कोई गेट नंबर 5 इतवार को रोज खुल जाता है, आज सादिक साहब फैसिलिटेट कर रहे थे मुलाकातों को लेकिन वो मुलाकातें नहीं हुई, फिर जब औकात नहीं होते तो उस वक्त मुलाकातें भी हो जाती हैं, और कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात 16 को होंगे, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत कुछ चल रहा है। आपके नजदीक क्या चल रहा है? मेरे नज़दीक तो ये सारी चीज़ जो है ये वाज़े है कि जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं है, इसलिए बार बार उसको टाला जा रहा है और ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बयान दे दिया है कि जी वो ट्वीट कर दी है, बात नहीं हो सकती, कोई और वजीर उठता है कोई और बयान दे देता है। सारी चीज से ये नजर आता है कि इनको पता है कि ये नाजायज हुकूमत बना के बैठे हैं, ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, और मुज़ाकरात इसलिए नहीं करेंगे कि अगर मुज़ाकरात में सिंसियर होते तो उनकी हुकूमत खतरे में पड़ जाती है। जिसने नाजायज हुकूमत बनाई होती वो किस तरह से किसी से मुज़ाकरात कर सकता है? हामिद खान साहब, ये लॉयर्स एक्शन कमेटी का इजलास भी हो रहा है अगेंस्ट 26th अमेंडमेंट। आपने भी कहा था कि बहुत जाहिर है कि इसके खिलाफ निकला जाएगा, लेकिन 26वीं तरमीम भी मंजूर हुई, मंसूर अली खान साहब चीफ जस्टिस भी नहीं बने, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया। अब ये तमाम तर मामला आपके सामने 26वीं तरमीम की पिटिशन है, वो भी अभी नहीं सुनी जा रही। अब वो भी नहीं पता कि कौन सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा, तो फिर ना सुनना बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या उम्मीद नजर आती है कि क्या क्या कमी रह गई कि लॉयर्स जो है वो मुत्तफिक नहीं हो पाए एक मुद्दे पे? देखिए, जहां तक वकला का ताल्लुक है, ये तो हम इस मामले में बड़े वाजे है कि हमने 26वीं तरमीम को कबूल नहीं किया और हम इसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। और ज्यादा बार एसोसिएशन 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही हैं, कर चुकी हैं, बाकी कर रही हैं। लिहाजा इस हवाले में कोई आरा नहीं है के अंदर। सिर्फ वही वकला जो हुकूमती वकला हैं, जो हुकूमत से मफादात हासिल करते हैं, वही 26वीं तरमीम के हक में बात करते हैं। कोई भी जेन्युइन वकील उस 26वीं तरमीम जिसमें आइन को मसख किया गया हो, जिसमें अदलिया की आज़ादी छीन ली गई हो, उसको किस तरह से उसके हक में बात कर सकता है? तो आपने सर अदलिया की आज़ादी की बात की जो छिन गई है, और बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन फिर जुडिशल कमीशन बनाने का जो ये मुतालबा है पीटीआई का ऑन 26 नवंबर एंड 9 में, इसमें क्या प्रोसीजरल बेनिफिट हो जाएगा या क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको जो पता है कि ना उन्होंने आपके जजेस के नाम मानने हैं, उन्होंने कोई और जज लगा देना अपनी मनपसंद का। तो हमने तो कमीशन की रिपोर्ट ना आते देखी, ना उनका कुछ बनता देखा, और स्पेशली जब मामला यहां तक पहुंच गए हों कि जब 26वीं आईनी तरमीम ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो, तो आपको लगता है आपकी जो पार्टी है वो ठीक कर रही है मुतालबा करके जुडिशल कमीशन का? देखिए, हमने जुडिशल कमीशन का आज मुतालबा नहीं किया। 25 मई को हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी इमरान खान की तरफ से कि 9 मई के जो वाकयात हैं, जिनको पढ़ा चढ़ा के जिस तरह पेश किया जा रहा है, इसमें जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसको दबाए रखा है, आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, उन्होंने अभी तक नई कमीशन बनने दिया। इसी तरह 8 फरवरी के जिस तरह इलेक्शन जो थे वो रिग हो गए या उनको चोरी कर लिया गया या मैंडेट चोरी हुआ, उसके बारे में भी हमारी
पिटीशन अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि फिर इमरान खान साहब की तरफ से मैंने बतौर उनके वकील के दाखिल की हुई है। उस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, ऑब्जेक्शंस की तारीख पड़ती है, फिर उसके बाद आगे जाती है। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, बहरहाल हम तसल्ली बख्श उनका रवैया देख नहीं रहे इस मामले में, लेकिन फिर भी ये तवक्को करते हैं कि वो जब केस सुनने का वक्त आएगा तो उस आने में मुनासिब जुडिशल कमीशन बना के, इसी तरह 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ है जिसमें हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और होना चाहिए। तो इसलिए वो तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अब सिर्फ ये हुकूमत तरह से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो इस मामले में मुलविस हैं और इसलिए वो अपने इसको फेस नहीं करना चाहते। लेकिन हामिद खान साहब ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा 1.5 साल से उनकी जमानत पेंडिंग है। मतलब जब अदालती मामलात इतने ही डिसरप्टिव हो जाएं, जब कोई रूल ऑफ लॉ का कोई साइन नहीं हो, तो आप एक जुडिशल कमीशन से उम्मीदें लगाकर अपने आप को बेवकूफ नहीं बना रहे? देखिए, अगर जुडिशल कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के जिस पर मुश्तमिल होगा तो हम समझते हैं फिर भी कुछ ना कुछ इम्कान है कि शायद मुनासिब कार्रवाई हो और मुनासिब रिपोर्ट सबमिट हो। बहरहाल यहाँ हम किस पे आसरा लगा सकते हैं इन हालात में? यही कि जो सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनमें से कुछ जजेस पर मुश्तमिल कमीशन होना चाहिए। अच्छा सर, ये आखिर में जरा मिलिट्री कोर्ट्स की बात भी कर लेते हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। आज ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल खत्म हो गए और शायद वो खातिर ख्वाह कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हम जो कमेंट जजेस के सुन रहे हैं उनमें तो सारे लग रहा है कि ऑन द साइड है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल नहीं होने चाहिए, जो कमेंट्स हम तक आती हैं, और ये भी कि वो जज का किरदार अदा नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव। तो आप क्या समझते हैं इसका फैसला? आई नो सब जुडिस मैटर है, लेकिन किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस मामले को आप? देखिए जी, फैसला हम समझते हैं कि ठीक होना चाहिए, क्योंकि नीचे 5 जजेस का फैसला जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं हो सकता आइन के तहत, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। उसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट ने और 2 सूबाई हुकूमतों ने, यानी पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत ने वो पिटीशन अपील फाइल की हुई है, जिसकी बहस चल रही है और लंबी किए जा रहे हैं बहस। समझ पूरा हफ्ता पिछला भी इस हफ्ते भी चले जा रही है। अभी तो एक वकील साहब जो फेडरल गवर्नमेंट के वकील है उन्होंने बहस मुकम्मल नहीं की, लगता है इस हफ्ते भी नहीं करेंगे। इस तरह से मामला तूल पकड़ते जाते हैं। हालांकि लोग सफर कर रहे हैं, इतने लोग हैं जिनके खिलाफ नाजायज जो है वो मिलिट्री कोर्ट ने फैसले दिए हैं। तो हम ये तवक्को करते हैं कि ये केस को जल्द से जल्द निपटाएं ताकि इंसाफ किया जाए, और मिलिट्री कोर्ट्स जिसके ऊपर कोई दो आरा नहीं है वकला में, मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिर्फ मिलिट्री पर्सनल के लिए होती है, उसमें सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकते। दूसरी सिविलियन कोर्ट्स है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, वो प्रॉपर कोर्ट्स है। मिलिट्री कोर्ट्स तो कोर्ट्स ही नहीं होती, वहां तो किसी किस्म की आपको गारंटी ही नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स ही वहां पर महफूज नहीं है, ना अपील है, ना दलील है, ना वकील है, वो तो एक अदालत कहलाने के काबिल अदालत ही नहीं है। तो उस पर इतनी लंबी चौड़ी बहस उनके वकील साहब किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। बहरहाल हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इसको वाइंड अप कर दे। सर, मैं सिर्फ आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि पीटीआई बहुत जल्दी में है कि फैसला सुनाया जाए, और हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हमें याद दिला रही है, हमें ऑफकोर्स नेशनल असेंबली में, सेनेट में सुना जा रहा है। आपने आज भी देखा होगा, बल्कि बाइख्तियार इतनी हमारी हुकूमत है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब के, वो लाहौर के जेल से ऑर्डर्स आ जाते हैं कि जी वो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, वो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा उनको छोड़ना। तो ये हुकूमत बाइख्तियार लगती है आपको, और ये क्यों, इनको क्या है कि 190 बिलियन पाउंड की पूरी कहानी खोल के बार बार सुना रहे हैं? देखिए, वो बात जो आपने की है वो भी बहुत अफसोसनाक है कि अगर सेनेट का एक मेंबर 1.5 साल से जेल में है, उसके बारे में चेयरमैन ने लिखा
है कि उसको पेश किया जाए, सेनेट में उसको अटेंड करने दिया जाए, तो एक पुलिस जो है पंजाब की कहती है कि जी ये तो खतरनाक मुजरिम है और इसको हम नहीं छोड़ सकते, लिहाजा जो चेयरमैन सेनेट है उसके जो ऑर्डर की पूरी तरह नफी की गई है। अब वो चेयरमैन सेनेट को खुद इख्तियार कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी भी और अपने ऐवान की भी उनकी जो है इज्जत बहाल करे, ना कि ये है कि पुलिस के हाथों अपने भी इज्जत उछाली जाए और ऐवान सेनेट की भी पोजीशन उछाली जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बड़ी बेबस है, जो आईनी हकूक हैं उसकी भी नहीं ये किस तरह से जो है हिफाजत कर सकते और ना ही अपने फ्राइज का सही मायने में इस्तेमाल कर सकते। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब। हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस की और हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ ऑफ कोर्स लीगल जो पोजीशन देंगे वो हमें जहांगीर जदून साहब देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जदून साहब। और हमें जो हुकूमती मौक़िफ़ हम लेंगे वो हम लेंगे कमरुल इस्लाम साहब से, नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव में। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। मैं जदून साहब अगर आपके पास आ जाऊँ तो ये जो पूरा केस चला, जिस तरह से इंडाइटमेंट हुई, जिस तरह से लंबा प्रोसेस चला, फिर फैसला महफूज हो गया, फिर 3 दफ़ा मौखर हो गया, कल तो खैर वो कह रहे हैं जज साहब 8:30 बजे आ गए और 11 बजे तक कोई आया नहीं था और आंख नहीं खुली खान साहब की, लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला मेरे पास है, मैंने लिख लिया है और साइन भी कर लिया है। तो अब इसको भी 17 तक टाल देना, अगर आप कल की डेट दे देते, परसों की डेट दे देती, 17 ही क्यों सर? बहुत शुक्रिया सर। ना देखें, केस के बारे में अगर बिल्कुल फेयर बात करें तो केस ये एक ऐसा केस था जो बनता था, लेकिन अब जिन्होंने बनाया है या इसको कंट्रोवर्शियल बनाया है या आगे किस तरह साबित करेंगे, इस पे सवाल है कि किस तरह, या इस तरह बार बार इस अनाउंसमेंट को बगैर किसी रीजन के। अब हमने तो नहीं सुना कि अनाउंसमेंट का, जब मियां साहब को सजा दी थी, मियां साहब इंग्लैंड में थे, तो ये जरूरी नहीं है कि बंदे का मौजूद होना। और मियां साहब की जब सजा हुई थी तो 1-2 बंदे जो है एक कोर्ट में, एक में मौजूद था, एक और बंदे मौजूद थे। तो इसमें जरूरी नहीं है कि सजा के वक्त मुलजम का होना जरूरी है। एक तो दूसरी बात यह है कि मुलजम ऑलरेडी आपके पास जेल के अंदर है, वो आपकी कस्टडी में है, उसको 2 मिनट लगते हैं, आप प्रोड्यूस कर लें, जज साहब कहेंगे तो वो आ जाएगा। लेकर समझ नहीं आती कि क्यों बार बार 2-3 दफा डिले किया गया, रीजन नहीं दिए कि किस वजह से। अभी ये रीजन दिए जी वो पेश नहीं हुए, वो तो कस्टडी में है, आप पेश करें न करें, जिस वक्त मर्जी है उनको कहें जी लेके पकड़ के चले, ये नहीं है केस में। देखें, केस तो बिल्कुल ये है कि इसमें जो केस असल बनता था कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, केस है इसमें कि आप देखें पैसा एक अगर नेशनल क्राइम ने पकड़ा है, उसको स्टेट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, उसको आपने डील के जरिए एक बंद लिफाफे में, जो कैबिनेट जो है मुस्तफा इम्पैक्ट्स के बाद पूरी कैबिनेट जिम्मेदार थी, लेकिन कैबिनेट में किसी और को मुल्ज़िम नहीं बनाया, या जो बेनिफिशियरी था मलिक रियाज उसको पता नहीं मुल्ज़िम बनाया या उसको क्या प्रोसेस किया है, उसको प्रोक्लेम डिफेंडर किया है नहीं किया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब आगे केस चलेगा। तो अपेरेंटली जब एक सही केस को भी आप सियासत की नजर कर देते हैं या उसके पीछे, तो फिर उस पर शुकूक व शुबा ज्यादा उठते हैं। अब मेरे जाती ओपिनियन में केस बनता था मिस यूज ऑफ ये अथॉरिटी है। करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि आपने एक बेनिफिट, आप कहते हैं जी वो बेनिफिशियरी है, ट्रस्टी है, भाई जो भी है, आपने एक बंदे का जो पैसा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसको आपने एक उसके पर्सनल अकाउंट में एडजस्ट करा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे से ये नहीं कहा कि भाई ये हमारा पैसा नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये पैसा ले जाओ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कि किस तरह केस, कौन जिम्मेदारी वहां पे कोई लेने वाला नहीं है। केस बनता था, लेकिन अब उसका फिर जो डॉक्यूमेंट है वो भी मेरे ख्याल में प्रोड्यूस नहीं किया गया प्रोसिक्यूशन ने। है भी नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट तो है भी नहीं उनके पास। हाँ, वो नैब तो कह चुकी है। ठीक है, मैं एक मिनट, एक बंदे ने मर्डर कर दिया है, देखिए, लेकिन वो जब बंदा देख रहा होता है इंडायरेक्ट, उसके आपके आप एविडेंस दे, अगर वो एविडेंस आगे नहीं देता तो मर्डर जो सामने होता है वो भी मतलब खत्म हो जाता है, वो एक्विटल हो जाती है। तो इसमें ये है कि अगर आपने अपेरेंटली तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस, जो ये इस तरह कहते हैं जी ये बिल्कुल क्लोज एंड शट केस है, लेकिन उसके लिए आपको जो चीजें साबित करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है, फिर उसको आप फैसले को क्यों मुखर करते हैं। अगर बिल्कुल सही केस है, आपने साबित कर दिया है, उसमें अब ये समझ नहीं आए कि दीगर मुल्जमान को आपने क्यों छोड़ा है, उसकी क्या वजूहत है। जी ठीक है, जरा सर बताइएगा, कमरुल इस्लाम साहब, ओपन एंड शट केस तो तोशा खाना भी था, साइफर भी था, ये भी ओपन एंड शट केस है, इसके ऊपर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ये आप नासिर जावेद राणा साहब जस्टिस को कुछ बता रहे हैं
या आप हमारी याद दहानी के लिए बार बार बता रहे हैं कि कैसे ये मामला हुए थे? क्योंकि जाहिर है पनामा लीक्स हुई, उसके बाद हसन नवाज साहब ने हाइड पार्क 1 बेचा, किसको बेचा, फिर प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे कैसे उस पर एनसीए इन्वॉल्व हुआ, फिर क्या निकला, फिर माशाल्लाह शहजाद अकबर साहब हमारे एसेट रिकवरी यूनिट के जो हेड थे, उन्होंने एसेट तो कोई रिकवर नहीं किए, पता नहीं क्या कवर अप कर दिया, लेकिन बेनिफिशियरी जो भी था उसको अब तक उसके ऊपर जरा क्यों नहीं हुई? देखें, ये ओपन एंड शट केस इस वजह से, मैं लेमैन लैंग्वेज में 1 मिनट के अंदर बयान करूंगा इसको, कि जोन ए में पर्सन ए ने चोरी की और जो भी उसका जुर्म था वो बाकायदा कॉग्निजेंस हुई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसको जुर्माना हुआ। उसने खुद जाके कहा जी मुझे जुर्माना कर दिया जाए ताकि अब वो बन गई है, सोसाइटी तो बन गई है। अब वो जुर्माना एक तरफ मौजूद है और वही जो प्रोसीड्स थी उस क्राइम की वो किसी और मुल्क में पकड़ी गई, और वो पकड़ी गई और वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया, हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया इस प्रिजम्पशन पे कि जी ये पाकिस्तान का की तरफ से पैसा और इल्लीगल मनी है। वो जब वापस आया तो अब जुर्म क्या हुआ कि जुर्म ये हुआ कि कैबिनेट के डिसीजन के तहत, और कैबिनेट को दिखाया भी नहीं गया, यहाँ से मेलाफाइडी प्रूव हो गया कि एक बंद लिफाफे में, और वो ट्रांसफर किया गया अगेंस्ट जो उसको फाइन हुआ था बेनिफिशियरी को, उसके फाइन के अगेंस्ट कोर्ट में जमा करा दिया गया। अच्छा, जगलरी देखें कि लोगों को, इनोसेंट पीपल को, उनको एक वो करने के लिए, राय रास्त से हटाने के लिए उनके जहनों को कहा जाता है जी पैसा तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जुर्माने के ही वजह, यानी वो बेसिकली उस शख्स के, उस प्रॉपर्टी टाइकून के क्रेडिट में जमा कराया गया। तो ये मुख्तसरन उस केस का आता है। तो 2 चीजें साबित हो गई, मेलाफाइडी, कैबिनेट में बंद लिफाफा और सामने न लाना, और दूसरा अपना बेनिफिशियरी के अकाउंट में जमा कराना वापस, और तीसरा यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट नैब केसेस में होता है कंसिडरेशन, यानी जब तक कि उसके इवज कुछ वसूल न करे एक्यूज्ड तो वो प्रूव नहीं होता केस। तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी मौजूद है, मोड़ा नूर की जमीन इस्लामाबाद में भी और अलकादर ट्रस्ट वाली जमीन भी, यानी इंडिविजुअल की भी, और एक ट्रस्ट बना के जो सिर्फ 2 अशखास के नाम है, एक उस वक्त के वजीर आजम और एक खातून अव्वल। तो ये उस केस का मुख्तसरन अहवाल है। तो उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, तीनों लिंक्स जो हैं वो पूरे हैं। तो बाकी हर केस में जिस तरह कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से कुछ लैक्यूनस रह जाते हैं, तो ये डेफिनेटली एक तो जो आपने बयान किया ये बिल्कुल मौजूद है। लेकिन बाकी वो एविडेंस को वो एविडेंस होता है वो वाला कंफर्म करने के लिए, तो ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से चीजें सारी कंफर्म है। ठीक है। अब जो जदून साहब कह रहे हैं कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फलां, उनकी तफसीलात को तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो एक आम फहम जो बात थी वो बयान कर दी। सर आम फिर बाद में मेरा तो सवाल ये है कि फिर क्यों इतना ओपन एंड शट केस है, तो क्या इसमें ताखीर क्यों हो रही है, फैसला क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ताखीर तो अब ये ट्रेडिशन है, रवायत है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन रवायत है अदालतों में कि मुल्जम उस वक्त तक तो जाहिर है मुल्जम होता है, वो पेश होता है और उसके सामने फैसला सुनाया जाता है। सर लेकिन अभी तो बताया जदून साहब ने कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ, तो वो तो नहीं थे, वो तो लंदन में थे। देखें, वो इसलिए कि उसमें तो कंडक्ट की बात है कि शायद उस वक्त कोई जल्दी थी ज्यादा या जो भी वजूहात थी, लेकिन बहरहाल वो एक कानून की वायलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रेडिशन की वायलेशन जरूर थी कि फैसला आम तौर पर अवेलेबिलिटी की सूरत में मुल्जमान की हाजिरी में सुनाया जाता है। और जब उन्होंने आने से इनकार कर दिया, नहीं आए, वकला की टीम भी, चूंकि वो डिलिबरेट था उनके पार्ट पे कि उन्होंने ये जाहिर करना था। अदालतों का टाइम, कहीं कभी अदालतों ने टाइम नहीं दिए कि कल 12:45 पे सुनाया जाएगा। अदालतों का टाइम सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है। हमने खुद मुकदमात भुगते, 8:15 हो जाते थे तो अगर हाजिरी लगा के वारंट निकाल दिया करते थे जज, किसी वजह से अगर ताखीर का शिकार हो जाए। तो ये है ये तो कोई एक आध छोटी किसी बात पे अगर फर्ज किया हो भाई 1 हफ्ता हुआ या 4 दिन क्यों नहीं हुआ या 6 दिन क्यों हुआ,
ये तो जज की इतनी डिस्क्रिशन तो है उनके पास, बाकी भी केसेस होते हैं, सेकंड डे भी और ज़ाहिर है उनके पास फिल होगा जज साहब के पास, उससे अगला दिन भी होगा। तो यहाँ पर चूंकि हफ्ते में एक दफा तारीख आम तौर पे होती है, ये जेल में ट्रायल हो रहा है जी, तो इसलिए वो उन्होंने अगले हफ्ते की तारीख डाल दी। इस पे कोई खामखा मेरा ख्याल है कोई ज्यादा ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है जिसपे हम ज्यादा। ठीक है, मैं जरा पूछ रही हूँ जदूल साहब, ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो नहीं, लेकिन 17 को और क्या हो रहा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में? नहीं, 17 को अभी जुडिशल कमीशन का इजलास है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकमेंडीज हैं उनकी अब फैसला होगा कि किसको जज बनाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो उसमें 17 तारीख को तो ये वाला काम है, अब फैसला भी आ जाएगा तो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। देख लेते हैं अपील जिनके पास जाने की तैयारी कर रहे थे पीटीआई वाले, शायद उनको अब तैयारी थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। नहीं, वो क्या पता है, अपील चीफ जस्टिस साहब अपने पास ही ज्यादा इनकी केसों की लगाते हैं। वो मेरे ख्याल में इसमें कोई इसको इससे लिंक करना मेरे जाती ओपिनियन में कोई नहीं है उस तरह का बंदा, क्योंकि ऑलरेडी की जितनी भी अपीलें हैं मोस्टली वो चीफ जस्टिस खुद ही सुनते हैं। सर अब ये मिसयूज, ठीक है सर, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की जो आपने बात की, ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में जाएगा या ये इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी है, या ये क्रिमिनल प्रोसीजर होगा? देखिए, ये इंटेंशनली की गई है ना। अगर आप तो कोई एक होता है ना कि आपकी नेग्लिजेंस से कोई चीज स्लिप हो गई है, वो अलग बात है। अब पूरी कैबिनेट है, इसमें ये सवाल जरूर उठेंगे कि जो बेनिफिशियरी है उसको आपने जिसने बेनिफिट लिया है 190 मिलियन पाउंड, उसने एक क्राइम की रकम दोबारा अपने अकाउंट में जमा करा के, उसमें जो ये असल में था कि जो आपकी कराची के अंदर जो मलीर कैंट की लैंड्स थी और बाकी चीजें, उसका सेटलमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसका जो तखमीना लगाया था वो 1200 अरब था। तो उस वक्त जिस बंदे का आपने पहले नाम लिया है, मेरे ख्याल में उसने डील कराई थी, ये फैज हमीद साहब जो है, तो उन्होंने इसका कोई कर करा के 400 अरब तक इसके लेके आए थे। तो फिर वो 400 अरब से उन्होंने किस्तें डिफॉल्ट कर दी कि उन्होंने कहा जी मैं रेगुलर किस्तें दूंगा, तो फिर उन्होंने डिफॉल्ट करी। तो उसकी जो सेटलमेंट थी, इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को एडजस्ट किया गया। तो इसका बेनिफिशियरी तो वही प्रॉपर्टी टाइकून था। उन्होंने अगर ये ना चीज उठती या केस ना बनता तो शायद सुप्रीम कोर्ट पे इसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ी गलती की है वहाँ उस वक्त के जो भी चीफ जस्टिस थे, कि उनको ये वाला पैसा जो है एज ए, अगर वो वहां से आया है पैसा, क्राइम मनी प्रोसीड थी या उसको फ्रीज किया ने, तो उसको नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। फिर वो केस नहीं बनता, वो कहते हैं। लेकिन आपकी इतलात जो आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो पैसे हैं वो वाकई अब रियासत के पास है, स्टेट के पास है। जी जी, ये काजी फैसल साहब ने जजमेंट दे दी है इस पे, वो पैसे वापस कर दिए हैं। इसमें पहले तो गवर्नमेंट सर ये रोना क्यों रो रहे हैं फिर इस्लाम साहब? आप लोग रोज रोना रो रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान के पैसे चले गए, पाकिस्तान के पैसे चले गए, पाकिस्तान के पैसे चले गए। पाकिस्तान की स्टेट के पास ही है, पैसे आ गए वापस आपके पास। लेकिन पैसे किस हेड में वापस आए? देखिए ना, वो अगर तो पैसे रियासत के पास आ गए थे, अगर वो कैबिनेट ये फैसला करती कि ये जो है ये रियासत के खजाने में जाएंगे, खजाने में तो आ गए, लेकिन वो जुर्माने के पैसे भी खजाने में आते, लेकिन वो किसी के अगेंस्ट आते हैं, तो ये बेसिकली तो बोझ फिर उसका हल्का हुआ ना, कि उसको जितना फाइन हुआ था, अव्वल तो फाइन का मुकदमा भी गलत था, वो यूनिलैटरली इन्होंने फाइन कर दिया, वो तो वो भी क्रिमिनल। अडियाला का गेट नंबर 5 किसके इस वक्त अंडर सुपरविजन है? कैसे इतवार को मुलाकातें हो जाती हैं? और अगर वाकई हुकूमत इतनी बाइख्तियार है तो सेनेट में जिस तरह से स्पीकर ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने जब एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए तो एक लंबा सा ख़त आ गया लाहौर से कि वो नहीं, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते और ना उनको सेनेट में पेश किया जा सकता है, बिकॉज उनके वो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और इन तमाम तर चीज़ों में वो गिल्टी पाए गए हैं, तो उनको ही इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। तो अगर वाकई हुकूमत बाख्तियार है तो फिर ठीक है, हम देख लेंगे कि किस तरह से मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन अंडर द टेबल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका असर क्या होगा वो हमें 16 या 17 को पता चल ही जाएगा। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।